नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। 2024 आते आते विपक्षी एकता कहां लापता हो जाए। जी हां, लापता। दरअसल मोदी को मात देने के लिए विपक्षी एकजुटता की कोशिश कई महीनों से हो रही है, लेकिन एकजुट होने की बजाय अलग अलग रास्ते पर चल निकले हैं। ना मुद्दों पर सहमति बन रही है, ना तो राय एक हो पा रही है। अब इस तरह से विपक्ष 2024 में मोदी से आखिर कैसे टक्कर लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल विपक्ष के बड़े नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयानों ने विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रखा है। पहले अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी को झटका दिया, फिर पीएम के डिग्री विवाद पर केजरीवाल को भी चौंका दिया। अब बार बार शरद पवार क्यों विपक्ष से अलग सोच रहे हैं, शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए इसी से जुड़े कुछ बयान। इनकी डिग्री का, वादी डिग्री का, इनकी डिग्री का, ये राष्ट्रीय विषय था। अपन राष्ट्रीय नेताजी, महागाई, कायदा सुव्यवस्था, असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याचं उत्तर या राज्य सरकार केलं पाहिजे, केलंच पाहिजे. आज धर्म जात या नावाने माणसामध्ये अंतर्निर्माण सरकार महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे या असे नुकसान झालं. नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्राचं नुकसान झालं. कभी भी अगर देश में बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, गरीबी बढ़ जाए, अड़ोसी पड़ोसी आंख दिखाने लग जाएं, विदेशों में हमारी इज्जत कम होनी शुरू हो जाए, बड़े बड़े फ्रॉड होने लग जाएं, इसका मतलब देश को चलाने वाला जो सबसे ऊंचे पद पे जो आदमी बैठा है उसके अंदर कहीं कोई कमी है, उसकी कार्यशैली में कमी है, उसकी योग्यता में कमी है। उसी योग्यता की बात जो है आज देश में हो रही है। क्या प्रधानमंत्री जी के पास ये योग्यता है कि वो इतने बड़े बड़े महकमों के जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें, इसका सवाल है। तो शरद जी शायद समझ नहीं पाएंगे इस सवाल को, वो इस सवाल के बारे में। मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आपने अपनी डिग्री पर झूठ क्यों बोला। प्रधानमंत्री जब झूठ बोलें और अपनी डिग्री पर झूठ बोलें तो वो देश के लिए मुद्दा होता है। प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सी डिग्री है, ये मायने नहीं रखता। विपक्ष में तो एकजुटता पहले ही नजर नहीं आ रही थी हमें। आपने मुझे कहा कि मैं पार्लियामेंट अफेयर्स देखता हूं, तो मुझे ध्यान है टीएमसी कहां थी इनके साथ इस पूरे मुद्दे में। कहीं एक दो दिन लास्ट में गई भी होगी तो अभी कई मुद्दों पे अलग थी। और एनसीपी कहां थी, तो विपक्ष तो वैसे भी एक नहीं थी। और इवन जब राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, पैदल चले, उस समय भी नीतीश कुमार कहां आए, अखिलेश यादव कहां आए, कहां थे विपक्ष, एक कहां है। तो यही है देश का सवाल कि आखिर विपक्ष के मुद्दों की हवा क्यों निकाल रहे हैं शरद पवार। शरद पवार के स्टैंड के बाद अब राहुल और केजरीवाल क्या करेंगे? क्या एनडीए में जाने की तैयारी में है एनसीपी? शरद पवार के बयानों से विपक्षी एकजुटता को कितना नुकसान हुआ है और आखिर कैसे उसका डैमेज कंट्रोल होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। धनंजय गिरि जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के। अविनाश अधिक हमारे साथ हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप कुमार हमारे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। और किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, नेता हैं शिवसेना के। धनंजय जी, जो बार बार बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी राहत की बात है कि विपक्ष का एक बड़ा नेता उनके फेवर कैसे बयान दे रहा है। देखिए, फेवर और डिसफेवर की बात नहीं है। विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि विपक्ष की भी अपनी क्या जिम्मेवारियां होती हैं और विपक्ष का हम सम्मान भी करते हैं। लोकतंत्र में जो विरोध होता है मुद्दा आधारित होता है जी। तो शरद पवार जी पुराने और वेटरन लीडर हैं और उन्होंने राजनीति के विभिन्न आयामों को, विभिन्न रंगों को, विभिन्न पहलुओं को देखा, समझा, जाना, सोच सूझ है। तो शरद पवार जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मुद्दे की बात कर रहे हैं
कि भाई जब देश में मुद्दे उठाया जाए, वो मुर्दा मुद्दा नहीं उठाया जाए, जो देश के विकास के लिए जो जरूरी मुद्दा है उस पर चर्चा हो जी। उस डगर पर नहीं चला जाए जिसकी कोई मंजिल ना हो, पत्थर सुलग रहे हैं, कोई नक्शे पा नहीं, हम उस तरफ जा रहे हैं जिधर कोई रास्ता नहीं। वो देश को एक रास्ता, जहां वो देख रहे हैं कि देश को विकास का गतिमान करते हुए, इको हो रहा है अब्दुल जी, इसको जरा ठीक कराइएगा, तो जहां वो देख रहे हैं कि चीजें रोज नित्य निरंतर नूतन पायदान पर भारत ऊंचाइयों पर जा रहा है। जी। तो चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आपका हम ऑडियो ठीक कर लेते हैं। अविनाश जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो सच्ची बात कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि विकास की तरफ जा रहा है देश, ऐसे में इन मुद्दों की हवा निकालना लाजमी है और बनता है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि पवार साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो कि राजनीतिक चर्चा का विषय हो सके। देखिए, एक उन्होंने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में चर्चा की कि ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा ये जेपीसी की मांग जो चल रही है उसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन जो गठित किया है, जब वो है तो जेपीसी की कितनी नहीं, देखिए एक के बाद एक कई मुद्दे मैं गिना सकता हूं। सावरकर को लेकर उन्होंने मुद्दे की हवा निकाली, किसने जोर शोर से सावरकर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, उन्होंने कहा नहीं, सावरकर अग्रणी नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के। इसके अलावा अगर बात की जाए, हिंडनबर्ग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, अडानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, और अब आम आदमी पार्टी की जो मांग है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। नहीं, उन्होंने किसी एक पार्टी के कहे हुए मुद्दे पर बात नहीं उठाई, उनको जो सवाल पूछा गया उसका जवाब उन्होंने दिया। अब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम लोग अगर 2014 से लेकर आगे की राजनीति देखें तो देश ने 2 बार प्रधानमंत्री जी को चुनकर दिया है, और देश में जनता को पता है कि उनकी डिग्री क्या है या क्या नहीं है, उस विषय पर उनका चयन नहीं हुआ, इतना ही पवार साहब ने कहा है। रही बात जेपीसी की मांग की, उन्होंने उसमें हमने पार्टी ने ऑफिशियली समर्थन तो दिया ही था उस मांग के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इंक्वायरी कमीशन का गठन हुआ है या सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें तहकीकात करने वाला है, तो पवार साहब ने इतना ही कहा कि भाई अभी उसके ऊपर ज्यादा जोर देने की क्या आवश्यकता है जी। इसमें कहीं विपक्ष की पार्टियों में एकजुट नहीं है या पवार साहब कुछ अलग बात कह रहे हैं, ऐसा मुद्दा तो है नहीं। बहुत पहले से और अभी भी पवार साहब ही एक वरिष्ठ नेता है जो सारे विपक्ष पार्टियों के साथ चर्चा करते रहते हैं, और सारे विपक्ष के दल भी। तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी खुश हैं? आपने सुनी धनंजय जी की बात। जाहिर है, अगर उनको लगता है कि उनकी ओर से थोड़ा बहुत मुद्दा रखा गया है तो उनको अच्छा ही लगेगा, लेकिन ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? सत्ता पक्ष को खुश होने का मौका क्यों दे रहे हैं शरद पवार जी? इसमें ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं निकलता कि एनसीपी की जो विचारधारा है या एनसीपी का जो आज का पॉलिटिकल अलायंस है उसमें कोई बदलाव होने वाला है या कुछ और इसके पीछे राजनीति अटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं उद्धव गुट के। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं उनके ये जो बयान हैं? क्या वाकई इन बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए? किसी तरह का कोई झटका नहीं है विपक्षी एकता के लिए? कोई खतरा नहीं है? नहीं, अविनाश आदिक ने बराबर बोला कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बड़े इंटैक्ट है और व्यक्तिगत राय तो रखी जा सकती है। शिवसेना तो जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है ना, तो ये हमारी मांग है, जेपीसी पे अड़ी है, एनसीपी भी जेपीसी पे अड़ी है। अब उनका बोलना है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पे इंक्वायरी कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर ही विपक्ष की एकता आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी ऐसा समझती है कि जिस अदानी के वजह से हमारी महाराष्ट्र में सरकार भी गिरी, ऐसा हम समझते हैं। तो अडानी की वजह से कैसे गिरी? आप कह रहे हैं कि अडानी की वजह से गिरी सरकार? अरे इकबाल साहब, 5,000 करोड़ रुपया कहां से आए? नहीं, मुझे नहीं क्या मालूम है, हम बता रहे ना। आपको हम बताइए। तो हाथ हुए हुए लोग हैं। देखो, वो तो छोड़ो बात, अब मैं ये मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पार्टी ये कन्विंस है कि
अडानी जी को फेवर किया गया। रेगुलेटर ने रियायतें दी, इग्नोर किया, शेल कंपनियों से इन्वेस्टमेंट आया, वो सब ठीक है। उन्होंने फर्जी वाड़ा करके खुद के शेयर बढ़ाए, ये सब ठीक है, लेकिन LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कृपा दृष्टि पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक बात यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है। लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि इसमें जेपीसी की मांग को ही वो नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं जेपीसी की मांग बेवजह है, इससे भी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। देखिए, सावरकर के मुद्दे पे हम और शरद पवार एक जगह है। हाँ, ऐसे कई मुद्दे हैं। 18 पार्टियां 20 पार्टियां हैं, इनकी विचारधारा है, अपनी बात उन्होंने कह दी, हम हमारी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहली मांग अडानी पे रहेगी। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, एक के बाद एक इस तरह से शरद पवार के जो बयान आए हैं उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि विपक्षी एकता क्या खतरे में है। जो बयान हैं वो सबके सामने हैं। सावरकर पर उनके विचार बिल्कुल अलग हैं, अडानी पर उनके विचार बिल्कुल अलग हैं, और अब जो आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री की, उसको भी उन्होंने उसकी भी हवा निकाल दी। आप कैसे देखते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, हवा निकालने जैसी बात आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं। कभी भी विपक्षी एकता की ये शर्त नहीं होती है कि सभी पार्टियां सभी मुद्दे पर एक जगह आ जाएं। ये तो कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी यानी जब जनता पार्टी बनी थी और इनका पूर्व जनसंघ था, तब भी सभी मुद्दों पर एक राय नहीं थी। विवादित मुद्दों को अलग करके ही जो एनडीए है वो बना था, आप जानते हैं। तो तमाम पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो उनकी कुछ मुद्दों पर ऐसी राय होती है जिसमें दूसरे सहमत नहीं होते, ये बहुत स्वाभाविक बात है जी। लेकिन बीजेपी को तो खुश होने का मौका दे दिया ना। जी, एक मिनट पूरी बात सुन ली। देखिए, अब बीजेपी अगर इसी से खुश हो सकती है कि शरद पवार जी ने कह दिया कि जेपीसी में उनका बहुमत है इसलिए नतीजा नहीं आएगा, तब तो फिर बड़ी अजीब बात है। तब तो उन्हें खुशी खुशी मान लेना चाहिए कि जेपीसी हो जाए और नतीजा वैसा ही आएगा जैसे शरद पवार जी कह रहे हैं। देखिए, जेपीसी एक प्रोसेस है जिसमें जेपीसी किसी को भी बुला सकती है, प्रधानमंत्री से भी पूछताछ कर सकती है। शरद पवार जी ये कहना चाहते हैं, उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर ज्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट की जांच हो सकती है। वो ये नहीं कह रहे जांच नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि जेपीसी में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्यादा होंगे इसलिए नतीजा नहीं निकलेगा। हमारा कहना है कि इस प्रक्रिया में जो पूछताछ होगी, जो सवाल जवाब होंगे, जो दस्तावेज आएंगे, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा। इस पे हमें पूरा यकीन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अन्यथा शरद पवार जी ने जैसा कहा है तो उसे तो खुश होकर मान लेना चाहिए। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। एक चीज और आपको बस एक बात और बता दूं, बस एक बात, वो ये कि शरद पवार जी ने ये कहा कि उन्हें हिंडनबर्ग के बारे में पता नहीं है। अगर जो पत्रकार महोदय अडानी के चैनल के उनका इंटरव्यू कर रहे थे, अगर हिंडनबर्ग के बारे में बताते, जो शायद उनका इरादा नहीं था क्योंकि इस इंटरव्यू का एक मकसद था, अगर हिंडनबर्ग ने किस तरह से एक ऐसी खतरनाक सच्चाई सामने रखी जिससे पूरा बाजार धड़ाम हो गया, कैसे अडानी ने बाहर के पैसे से अपना ही पैसा लगाकर शेयर के दाम बढ़ाए, अगर ये सारी जानकारी होती शरद पवार जी को तो वो बिल्कुल इसके पक्ष में रहते कि चलिए मैं ये जवाब मैं लूंगा, धनंजय जी से लूंगा, ये जवाब मैं धनंजय जी से लूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त कुलदीप कुमार जी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, ये बताइएगा, जो मुद्दा उठा रही है आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डिग्री दिखाओ अभियान आपने छेड़ रखा है, सभी आपके नेता डिग्री दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डिग्री को लेकर उन्होंने कह दिया कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है, ये राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री की डिग्री। इकबाल साहब, मुझे लगता है कि भाई ये तो हर किसी के लिए गर्व की बात होती है कि अगर मैंने कोई पढ़ाई की है तो मैं उसकी डिग्री दिखाऊं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब लोग देखते हैं उसको। नहीं, आप दिखाइए, तो लेकिन मुद्दे की बात ये है कि शरद पवार साहब ने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, प्रधानमंत्री की डिग्री पर जो आप सवाल उठा रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने एक तरह से इस मुद्दे को ही
बेकार कर दिया। पवार साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। देश के 19 राजनीतिक दल जो पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि जेपीसी बने, प्रधानमंत्री पवार साहब नहीं चाहते, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जो 19 दल चाहते हैं जेपीसी बने तो जेपीसी बननी चाहिए। किसी को भी डिग्री दिखाने में या जेपीसी बनाने में क्या आपत्ति है? अगर आपने पढ़ाई की है, और पहली बात तो मैं कहता हूं कि अगर कोई भी किसी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई करता है, किसी कॉलेज से पढ़ाई करता है, तो उस कॉलेज के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए सम्मान की बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है यहाँ पर हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, हम 2024 चुनाव की बात कर रहे हैं कुलदीप जी। हम इस बात की बात नहीं कर रहे कि मुद्दा सही है या गलत है, हम बात कर रहे हैं 2024 की चुनाव की, बीजेपी से टक्कर की, प्रधानमंत्री से चुनाव में कैसे जीतेंगे, बीजेपी से कैसे जीतेंगे। विपक्षी एकता अभी से नजर नहीं आ रही है। देखिए, चुनाव जीतेंगे कैसे, चुनाव कैसे नहीं जीतेंगे, उसमें समय है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो चर्चा का विषय उनकी डिग्री है। अभी तो वो देश को दिखाएं, आके बताएं, उनकी डिग्री को दिखाना चाहिए उनको आके। आज गुजरात की यूनिवर्सिटी कोर्ट जाती है, भाई अगर यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री जी पढ़े तो उस यूनिवर्सिटी के सम्मान की बात है, वो कोर्ट क्यों जा रही है? दूसरी बात आपने कही कि एकता की बात, 19 विपक्षी दल, राष्ट्रीय जो दल है वो ये चाहते हैं, जो राजनीतिक दल है, कि जेपीसी की जांच हो। आखिर प्रधानमंत्री जी को क्या आपत्ति है? अगर अडानी की जांच जेपीसी करे तो उसमें प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को क्या आपत्ति है? उनको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर देश का लाखों करोड़ रुपया एक व्यक्ति ने लूट लिया, देश का मुद्दा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं विपक्षी एकता की। विपक्ष की एकजुटता नजर नहीं आ रही है, विपक्ष में एक बिखराव की सी स्थिति है। मैं उस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आपका मुद्दा सही है गलत है, आपको डिग्री दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, हिंडनबर्ग कितना सही था। अगर आपको 19 राजनीतिक दल की चीज की मांग कर रहे हैं और केंद्र में बैठी हुई सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और आपको उनकी ताकत नहीं दिख रही, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर किसी तानाशाह ने अगर ये ठान लिया कि मैं किसी की बात ही नहीं सुनूंगा, मैं तानाशाही में रहूंगा, क्योंकि मैं सत्ता का मालिक हूं, तो सत्ता तो बड़े बड़े लोगों के पास आई है और चली गई सत्ता तो बड़े बड़े लोगों के पास है। इनकी भी जाएगी, अगर ये तानाशाही रवैया रहेगा तो इनकी भी जाएगी। धनंजय जी, विपक्षी एकता की यहां पर बात हो रही थी, लेकिन यहां पर ज्यादातर हमारे पास सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस से भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, एनसीपी के भी हैं और शिवसेना उद्धव गुट के भी हैं। वो कह रहे हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे बीजेपी खुश हो जाए या बीजेपी को ताकत मिले। उन्होंने बल्कि ये कहा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां तक अडानी का मामला है, तो जेपीसी की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि 15 सदस्य होंगे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे में निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। सिर्फ इतना उन्होंने कहा है। ऐसे में बीजेपी के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। देखिए इकबाल साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी खुद की खुशी की चिंता नहीं करती है। वो देश की खुशी, देश की खुशहाली और देश के विकास के लिए, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल जल रहे हैं और राष्ट्र का उन्नयन और विकास कर रहे हैं, हमारी चिंता का कारण चिंता देश की जनता है। जब महामंत्र मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर रहे हैं। किसी के स्टेटमेंट से हम खुश हो जाए और किसी के स्टेटमेंट से दुखी हो जाए, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी न किसी के स्टेटमेंट से खुश होती है और न किसी के स्टेटमेंट से दुखी होती है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा था कि हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, इसलिए हम विपक्ष का मुद्दा आधारित बात करें तो सम्मान करते हैं और विपक्ष में रह करके जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में भी रहे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएन में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट किए थे नेता प्रतिपक्ष होते हुए। तो हम एक परिपक्ष कोई भी राजनीति की परिपाटी को जानते हैं। और एक राजनीतिक दल के नेता कह रहे थे हिटलर की बात, तो उनकी जब से नई नवेली पार्टी जिस दिन से बनी है उस दिन से लेकर आज तक एक ही सरबराह है, एक ही व्यक्ति उस पार्टी का मुखिया है, वही सरपंच है, वही जिलाधिकारी है। उस पार्टी में जो कुछ भी एक ही व्यक्ति है और वैसे लोग भी डेमोक्रेसी पर भाषण देते हैं, तो आश्चर्य की बात है। जरा मैं बात आप उठा करके देख लीजिए, सबसे कम किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा घोटालेबाज है किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके 1 दर्जन लोग जेल में। किशोर जी शिवसेना से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, धनंजय को पूछा क्या गया, बता क्या रहे हैं। बता दिया। देखिए राहुल जी ने एक मुद्दा लाया, जो मुद्दे पे आप भी चर्चा कर रहे कि अडानी को फेवर दिया गया और देश में भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि इतना बड़ा 140 करोड़ का देश
जिसके सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस है, उसके प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पे ही विवाद है। देखिए, मैं एक बात को कबूल करता हूं, देखो धनंजय जी नाराज मत हो, 9000 में ही जब अंतरिक्ष में उपग्रह सेट हो गया, अब उसकी टेक्नोलॉजी खराब थी, अब बोगस टेक्नोलॉजी थी, इस पे बोल के फायदा नहीं। 10 साल तो वो प्राइम मिनिस्टर रह लिए, लेकिन अगर विपक्ष कुछ पूछे तो जवाब तो देना चाहिए ना, बनता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं धनंजय जी, शरद पवार जी एक बड़े उलझे और सुलझे हुए नेता है। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो महाराष्ट्र में तो आपकी सफाई हो जाएगी, और शायद ऐसी उत्तर प्रदेश में हुई तो फिर आप छोड़ ही दो अब। लेकिन विपक्ष ने एक मुद्दा अच्छा उड़ाया, अडानी का, जो आपकी किरकिरी कर रहा है। अब आपके वालों को तो मैं सच में आभारी हूं उनका कि प्राइम मिनिस्टर की डिग्री का उन्होंने अच्छा ही रिसर्च कर लिया है। और तो दिखता ही है कि अनपढ़ आदमी ने बोगस डिग्रियां काय को बताना चाहिए। मुझे तो बुरा लगा। प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, वो प्राइम मिनिस्टर बने, लोगों ने चुन के दिया, लेकिन अनपढ़ है तो अनपढ़ बताना चाहिए ना। अब केजरीवाल जी क्या गलत बोल रहे, मुझे तो केजरीवाल जी का कुछ गलत नहीं लगा। धनंजय जी आप है ना, आप तो बहुत पढ़े लिखे और अच्छे आदमी। धनंजय जी, आपने तो कांग्रेस का भी यही मानना है कि मुद्दा डिग्री नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी डिग्री को लेकर गलत प्रचार किया गया वो मुद्दा है। नहीं, देखिए ऐसा है, शिवसेना के दर्द में समझ सकता हूं। शिवसेना उद्धव गुट, ये एक पार्टी से वैचारिक स्खलन जब हुआ, जब ये अपने मूल विचारों से भटक गए, और जब शिवसेना सौसेना हो गई और इनके यहाँ तमाम जो नेता थे वो चले गए, और ये छोटी सी इनका जो छोटा मोटा इधर उधर लटके हुए हैं, तो इनकी परेशानियां मैं समझ सकता हूँ, इनकी परेशानियां मैं समझ सकता हूँ। आप देश के प्रधान जब मूल विचारों से भटक गए तो फिर आप तो नाराज हैं, आप खुद नाराज हैं। आप हमारे साथ इतने साल रहे और इतना नाराज हो रहे हैं, मेरा साफ कहना है इकबाल जी कि इस देश की जनता के दिल में, आप चारित्र की बात करते थे, के दिल में आप सत्य की बात करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो वकार है, जो कद है, जो पद है, वो इतना ऊपर है कि उनके हृदयाकाश से गगनाकाश तक अगर कोई गुंजयमान शब्द है तो वो है नरेंद्र मोदी। इस देश का गांव गरीब किसान नौजवान अगर इसके गरिमा को साकार करने का अगर कोई कीड़ा उठाकर जी रहा है तो धनंजय जी ठीक है, उनका कद बहुत बड़ा है। आप गांव गरीब प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है, ठीक है, जाहिर है आप आपके नेता हैं, बहुत गंभीर है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुद्दों पर, बात हो रही है मुद्दों की। मेरे को शिवसेना बोल रहे और हमको शिवसेना बोल रहे, और ये हम कहाँ हैं हमको मतलब जनता बताएगी। हमारी सरकार कैसी गिरी। आप तो नीतियों की बात करते थे, आप तो नीतियों की बात करते थे। मैंने आपके जख्मों बिल्कुल आपके यहाँ से लोग आपने के विचार से स्खलन हुआ, आपके विचार में जिन लोग विचार के थे वो लोग अलग हो गए, आपके पार्टी के खूब डेवलपमेंट हुआ, आप स्वयं के भाग से टूटे ना भाई, हमारा उसमें क्या लेना देना। आपके तमाम लोग चले गए, आपके वैचारिक स्खलन जब आप में आया और जिन लोगों ने जिन विचार के बल पर जो दल था वो अपने विचारिक ज्ञान से चले गए, भाई आपका दम खुद टूटा ना। आप अतिभार को संभाल नहीं पाए, आपका दम स्वतः टूटा। बताइए, ईडी सीबीआई का किसी ने आपकी सरकार नहीं गिराई, आपकी सरकार स्वतः गिरी, आपकी सरकार किसी ने नहीं गिराई, आपकी सरकार स्वतः गिरी, स्वभार आप संभाल नहीं पाए और आपकी सरकार गिर गई। धनंजय जी गिरी महाराज ऐसा मत बोलो, आपने नीतिमत्ता छोड़ दी। आपकी सरकार स्वभार से गिरी है। आप लोग जब मैं बता रहा हूं, वैचारिक स्खलन हुआ आपके यहाँ, जो लोग आपके वैचारिक जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित थे, बाल ठाकरे जी के विचारों से प्रभावित थे, श्रद्धेय बाल ठाकरे के प्रति जिनके सम्मान का भाव था, वो लोग आपसे अलग हो गए। चलिए और उनको देखिए, एक किशोर जी धनंजय जी
धनंजय जी, हम बात यहाँ पर विपक्षी एकता ही कर रहे हैं। बहुत पुराने मुर्दे उखड़ने लगे इस वक्त बातचीत में। पंकज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ कहना। मैं आऊंगा आपके पास, धनंजय जी आऊंगा मैं आपके पास। पंकज श्रीवास्तव नहीं, वो दुखी हो गए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। पंकज जी, ये बताइएगा कि एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, हालांकि ये मुझे अविनाश जी से ये सवाल पूछना है। अविनाश जी, ये इन तमाम मुद्दों के बाद एक जिस तरह से शरद पवार साहब के बयान आए, सावरकर के मुद्दे को लेकर, अदानी के मुद्दे को लेकर, या अब ये डिग्री के मुद्दे को लेकर, एक सवाल अब ये भी खड़ा होने लगा है कि 2024 क्योंकि नजदीक है, क्या शरद पवार साहब भांप गए हैं आने वाली सिचुएशन? क्या एनडीए से करीब होना चाहते हैं शरद पवार एनसीपी को लेकर? ये तमाम मुद्दे भी अब उठने लगे हैं। इकबाल जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पवार साहब ने जेपीसी का विरोध नहीं किया। जेपीसी के बारे में उन्होंने अपनी राय रखी। जो 19 पार्टियों ने इसकी मांग रखी थी उसमें एनसीपी भी एक पार्टी है। दूसरी बात, सावरकर जी की आप कर रहे हैं, उस पर भी पवार साहब ने एक वरिष्ठ होने के नाते, ज्येष्ठ होने के नाते सबको यही कहा है कि ऐसे किसी मुद्दे पर बात नहीं छेड़नी चाहिए जिससे कोई साथी नाराज हो जाए। उसका भी सबने स्वागत किया है। रहा तीसरा मुद्दा कि ये डिग्री वाला, तो वो एक नेशनल इशू। देखिए, उन्होंने ये बयान क्यों दिए वो तो शरद पवार साहब जाने, लेकिन एक सवाल तो उठ गया ना कि क्या एनडीए से नजदीकी चाहते हैं शरद पवार? पंकज जी, आप क्या सोचते हैं? कि 19 पार्टियों का जो ठीक है, मैं आऊंगा। अविनाश जी, जरा कांग्रेस का भी रुख देख लें। और चर्चा करने की आवश्यकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। आप पहले उनसे पूछ ले, फिर हमसे पूछें। जी, आपसे। अगर एक साथ सारे लोग बोलेंगे तो आपकी बहस कुछ समझ में नहीं आएगी। चलिए, अब आप बोलिए। हाँ, तो मेरा यह कहना है कि शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो राय है वो उनकी व्यक्तिगत राय है, इसका विपक्षी एकता से कोई इसका लेना देना नहीं है। और अगर आप शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता का पूरा इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ लगातार उन्होंने संघर्ष किया, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। और एनडीए के पास जाना और ये सब तो खाम ख्याली है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप 10 साल जबकि होने जा रहे हैं, 2024 की आप बात कर रहे हैं, तो देश तो ये जानेगा कि भाई आपने किया क्या। आप रासो साहित्य अगर मोदी जी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़िए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भूखमरी का सूचकांक है, विश्व भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत 121 देशों में 108वें नंबर पर है। जो डेमोक्रेसी सूचकांक है उसमें 107वें नंबर पर है। जो मीडिया फ्रीडम का सूचकांक है उसमें 150वें नंबर पे है। आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? वही बात कर रहे हैं किसानों की आय पंकज जी, आप फिर वही बात कर रहे हैं। आपने पहले हिंडनबर्ग लाए, बात देख लीजिए, पहले हिंडनबर्ग की बात की, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के इशारे पर ये सब हो रहा है। अब आप जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स लाए, एक मिनट, हिंडनबर्ग, अगर हिंडनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय इशारे पर हो रहा है तो जांच कराओ भाई ना। हम तो यही कह रहे हैं। हिंडनबर्ग ने जो बात कही वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर क्या सोचा वो जाने, लेकिन बाजार ने जान लिया, इसीलिए इतना पैसा गिर गया। शेयर बाजार इसीलिए गिरा कि जो इकोनॉमिक्स है उसके नियम बड़े स्पष्ट होते हैं, वो किसी की इच्छा से नहीं होता है। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो तमाम इन्वेस्टमेंट था, उसने जान लिया कि किस तरह से आप बेईमानी कर रहे हो, उसने पैसा निकाल लिया। क्यों शेयर बाजार गिरा, क्यों इनके शेयर गिरे? क्या हिंडनबर्ग के बारे में लोग जानते नहीं है कि वो शॉर्ट सेलिंग करती है? लेकिन उसने जो प्रमाण दिए कि किस तरह से अडानी अपना ही पैसा घुमा कर लाते हैं और अपने शेयर बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो रक्षा उपकरणों से जुड़े मसलों पर उनकी कंपनियां काम कर रही है और उसमें चीन का पैसा लगा हुआ है, उसमें चीनी शख्स बैठा हुआ है। अभी जो 20,000 करोड़ उसमें डाले गए वो कहां से आया? तो आपको साथ देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी इससे कहीं विपक्ष, शरद पवार साहब का साथ क्यों नहीं मिला उस पर? उस उतने पुरजोर तरीके से शरद पवार साहब का एनसीपी का साथ क्यों नहीं मिला? शरद पवार जी ने, अगर आपने वो इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा मैं हिंडनबर्ग के बारे में नहीं जानता। हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट के बारे में वो ना जानते हो, उसकी जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको उसका अध्ययन उन्हें करने का मौका ना मिला हो। उन्होंने हिंडनबर्ग गलत है और उसकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में। तो उनको वो जान लेंगे, जिस क्षण जान लेंगे मुझे लगता है कि उन्हें बात स्पष्ट हो जाएगी और वो पूरी तरह से विपक्षी एकता के साथ है। अभी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया, अगर आप उनकी बात को ही ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं
तो शरद पवार जी ने कहा है कि इससे विपक्षी एकता पर कोई वो नहीं होना चाहिए। और इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है विपक्षी एकता से, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है साहब विपक्ष एक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानती है कि विपक्षी एकता उसके नाश का कारण बनने जा रहा है। और इतिहास गवाह है, जब जब विपक्ष एक हुआ है केंद्र की सरकार को परेशानी हुई है, कांग्रेस को भी हुई थी। कहां हुआ बताइए? 2014 में एक नहीं था, इनका परफॉर्मेंस 2019 की बात करें, क्या एक नहीं था? मैं कहां कह रहा हूं कि एक था। मैं कह रहा हूं जब एक हुआ तो परेशानी हुई। इतिहास को एक बार आप दोहरा लीजिए। आज भी इनको 40% से ज्यादा वोट तो नहीं मिलते, इनके खिलाफ 63% वोट पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब देश का हर आदमी इनके साथ है, ये कुछ भी बोल दे। आप इस देश के लोगों को गरीबी में, भुखमरी में, बेकारी में जिस तरह से डाले हुए हैं, उसके सामने आप इस तरह से भावनात्मक मुद्दे उठाकर, फोटो लगाकर, मीडिया मैनेजमेंट करके अगर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो बहुत दिन तक चलेगा नहीं। और विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है, इन सारे मुद्दों पर समझ रहा है, और इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। आज तक अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोले धनंजय जी? चीन के मुद्दे पर बोले हैं धनंजय जी, क्यों नहीं बोले? चीन के मुद्दे पर तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, जवाब दे रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक श्रीलंका में जो घटना है उसके पहले एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें श्रीलंका हमसे आगे था। भुखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है, और रोज कटोरा लेकर के वहां की आवाम घूम रही है। नमक से कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे इकबाल साहब कि अरे 84 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो जो बोल रहे हो। 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है, तो हम पीछे हैं। भाई साहब आप बोले तो मैंने बोला था क्या? इतनी यही मैं कह रहा हूं कि 84 करोड़ लोग अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें सबल समर्थ विपक्ष चाहिए, हमें सबल समर्थ विपक्ष चाहिए। इतना फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष नहीं चाहिए, यही दिक्कत है हमारे यहाँ। इतना फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष नहीं चाहिए, सबल समर्थ विपक्ष चाहिए जो नरेंद्र मोदी जैसे विशाल व्यक्तित्व के सामने खड़ा हो सके। ऐसा विपक्ष चाहिए, आप बात कर रहे थे ऐसा विपक्ष जो इतना हताश और निराश। अरे 2% जीडीपी ले आए महाराज, मजबूत कहाँ चले जा रहे हो आप? मजबूत, जिसके आज मजबूती ऐसा अरे भाई आप तो आपके लिए तो फैक्ट ही कोई चीज नहीं है। जीडीपी कहाँ पर है? आप हिंडनबर्ग की हिंडनहाट ही आपके लिए सब कुछ है, हिंडनबर्ग की हिंडनहाट ही आपके लिए सब कुछ है। सब कुछ नहीं है, जांच कराओ ना भाई। सब कुछ नहीं है, जांच कराओ। इस देश को जो जांच कराओ ना, जा रही है, क्योंकि शेयर बाजार से तो पैसा चला गया। जो शेयर बाजार से तो पैसा निकल गया भाई, जांच कराओ। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है, सब कुछ नहीं है। क्यों जांच से भागते हो? पंकज जी, ठीक है। धनंजय जी जब ये कहते हैं कि देश मजबूत स्थिति में है, देश मजबूत स्थिति में है, जब धनंजय जी ये बता रहे हैं देश मजबूत स्थिति में है, जब धनंजय जी ये बता रहे हैं तो पहले पूछ लेते हैं देश मजबूत स्थिति में है और आपको क्यों लगता है कि देश मजबूत स्थिति में नहीं है? पहले पूछ लेते हैं। धनंजय जी आप बताइए। आपके अंदर गांव बसा रहे हैं आप, गलवान आप किस तरह से कहां तक कल तक जा सकती थी हमारी सेना, अब नहीं जा पा रही, क्या भूल गए ये सब? बोलिए इतनी, इकबाल साहब आप पहले उनको बोल लेने दीजिए पहले, फिर मैं नहीं, अब आप बताइए मजबूत स्थिति जो है। आप लगातार बोल रहे थे तब नहीं, जितने देर भाई साहब बोलते हैं क्या मैं उतने देर बोलता हूँ? आप लगातार जब बोल रहे थे आपको याद था तरीका? ठीक है, आपको पहले उनको बोलने दीजिए। आपने सब बोला। ठीक है, विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, पहले उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको पूरा हक है अपना पक्ष रखने का। जब आप कह रहे हैं मजबूत स्थिति में है तो आप बताइए कैसे? देखिए धनंजय जी, देखिए आप विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में ही कह दिया था कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। दुष्यंत ने जो कहा था उसको प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था। यह सच है कि जब विपक्ष के पास कोई जमीन नहीं बची है, अपने अपने अरमानों का आसमान है, उस अरमानों के आसमान में ये पंछी की तरह घूम रहे हैं। इस देश की जनता ये जानती है कि देश का जिस ढंग से उन्नयन हो रहा है, जिस ढंग से विकास, छोड़िए जनता को, अरे छोड़िए ना जनता को, जनता क्या जानती है? जाकर के वहां से जवाब दिया है। धनंजय जी, जनता क्या जानती है? सुन लीजिए, जनता क्या जानती है, जनता को जानने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो बेरोजगारी में जनता ही मालिक होती है इकबाल साहब, बेशक झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। ठीक है, सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं देश मजबूत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष कह रहा है कि देश कमजोर हो रहा है। आप बताइएगा मजबूती कहां है, फिर मैं इनसे पूछ लूंगा कमजोर कहां है। ये तमाम चीजों पर घेर रहे हैं ना आप, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं,
कि हर मोर्चे पर देश कमजोर हुआ है, आप ये बताइए, आरोप जहां है। एक तरफ आप बताइए कैसे मजबूत है? मैं आप मुतमईन रहे, मैं इसका एक एक करके सिलसिलेवार आपको जवाब जी बताएं। जहां विपक्ष में, जहां विदेशों में जो हमसे ऊपर है इंडेक्स में, उनके यहाँ भुखमरी मची हुई है और हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। माता अन्नपूर्णा का ऐसी कृपा है कि 80 करोड़ लोगों को घर बैठे भोजन दिया जा रहा है और ये लगातार दिया जा रहा है, एकदम चले जा रहा है अनवरत, और हम भुखमरी इंडेक्स में उनसे नीचे हैं। कमाल है। अब इसका क्या कहा जाए? जहां एक तरफ भारत एक्सपोर्ट नहीं करता तो वहां डिफेंस आइटम भी हम एक्सपोर्ट करने लगे। जहां जीरो प्रोडक्शन था हमारे यहाँ डिफेंस आइटम का, वहां हम डिफेंस के आइटम भी एक्सप्लोर करने लगे। आज पूरे विश्व में आज भारत की जो छवि निखर करके आई है दुनिया के मंचों पर, विश्व के मंचों पर। किशोर जी आऊंगा मैं आपके पास। विश्व में कर आज एक तरफ एक समय था कि हमारे यहाँ पर रोज प्रॉब्लम होती थी और एक तरफ पीओके में नारा लग रहा है कि हमें नरेंद्र मोदी की जैसा नेतृत्व चाहिए। आज पीओके बेचैन है भारत की तरफ आने के लिए। ठीक है। जहां पूरी दुनिया जहां उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है, भारत के पास जो वैश्विक स्तर का नेतृत्व है, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर है। जिस तरह से भारत को, ठीक है, पंकज जी आऊंगा आपके पास। पंकज जी आपके पास आऊंगा, पहले किशोर जी का रिएक्शन लेंगे। किशोर जी, समाज का आखिरी, ठीक है धनंजय जी। किशोर जी नहीं, ये देखो धनंजय जी थोड़े कंफ्यूज बहुत है। आपने उनको पूछा कि आपने विकास कहाँ किया, देश मजबूत कहाँ हुआ, तो वो अन्न सुरक्षा जो गरीबों को देने में आ रही उस पर बोला। इन्होंने क्या किया, सब्सिडी का और फ्री चीजें देने वाली बातें की। मैं एक बात बताता हूं तुमको, आपने बोला विपक्ष मजबूत रहे। ये अविनाश आदित्य जी आते हैं, वो एमएलए भी है, उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया। शिवसेना के 80% विधायक और 80% सांसद निकाले गए और मुद्दे तो कुछ और थे, लेकिन वहां के जो अभी मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने ही बोला कि जो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी ने ये सब कुछ कराया। तो अब तो आप विपक्ष को तो मजबूत होने नहीं दे रहे। विपक्ष की जहां सत्ता है वहां पर वो सत्ता आप हथिया ले रहे। दूसरी बात, आपने जो किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, मुझे बताइए किसानों के क्या बेहाल हो रहे। आपने रोजगारी की बात की थी, आपने काले धन की बात की थी, आपने स्वच्छ प्रशासन की बात की थी, और 80% तो वही लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है। अब आप क्या कर रहे हो? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो। आपके पास क्या प्रजातंत्र है, मुझे बताइए, आपके पास क्या प्रजातंत्र है? देखो 14 से 19 तक आपने क्या किया, ये 24 में अब तय होने वाला है। आप विपक्ष को एक ना होने दे, इसके लिए इतने खुश मत होजिए। हम एक है और हम आपको सत्ता से दूर रखेंगे, ये तय हो चुका है। धनंजय गिरी जी, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते कि 3 करोड़ आवास बना दिए। 2.5 करोड़ आवास तो रेती और सीमेंट नहीं था इसलिए नहीं मिले। आपको क्या मालूम है, प्राइम मिनिस्टर जी के ठीक है, भी अच्छी होंगी तो भी सफलताएं नहीं मिली। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले 5 साल प्राइम मिनिस्टर जी के साथ ही काम किया, हमारी तो पार्टी उनके साथ थी। जब ये आपकी निकम्मी सरकार देखकर तो परेशान हो गए हम, क्या चल रहा है? सुबह से शाम तक केवल रोजी पिक्चर क्रिएट करते हो। क्या अनाज देना क्या क्रेडिट की बात है क्या? लोगों को अनाज कमाने के लिए सबल करना था। आपने रोजगार के अवसर नहीं दिए। आपने बड़े बड़े दावे किए। आप तो बोलते थे 15 लाख रुपए हम तुमको ब्लैक के आएंगे, वो डाल देंगे। ठीक है, जुमला है। अब तो आपकी डिग्री जुमला निकली। ठीक है किशोर जी, मैं धनंजय जी आऊंगा, पहले पंकज जी का रिएक्शन ले किया गया है, पहले पंकज जी का उन्नयन किया गया है। पंकज जी का रिएक्शन ले लें। धनंजय जी आऊंगा मैं आपके पास। देखिए धनंजय जी दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर पढ़ रहे थे, उसी के आगे शेर है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली है बेहतरीन नहीं। पूरी गजल पढ़ा करिए। दूसरी बात, जब आप सरकार के प्रवक्ता है तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उन्हीं का महत्व होता है। अभी रघुराम राजन जी ने कहा है कि भारत की जीडीपी 2% है वास्तविक। आप लगातार गिरा रहे हैं,
जब यूपीए की सरकार थी तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। आज 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं और आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये खुशी की बात है क्या? ये तो अफसोस की बात है। आयात गिर रहा है, आपका पूरा जो बेरोजगारी भयानक है, महंगाई में आप 2014 से आज अगर जोड़ लीजिए तो कम से कम 2.5 गुने का फर्क है। आपको याद है पेट्रोल कितने का था? आज 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। किसान तबाह है, उसकी आय दोगुनी करने की बात करने की थी आपने, उसकी लागत दोगुनी चौगुनी हो गई है। कहां हैं आप? किस दुनिया में हैं? 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देकर ये बताना चाह रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं। आप प्रजापालक नहीं है, वो इस देश के मालिक हैं। आखिर ये स्थिति कैसी है कि उन्हें अपने अनाज खरीदने की हैसियत उनकी नहीं बची? इस पर शर्म आनी चाहिए आपको और आप इस पर खुश हो रहे हैं। आप बताइए बेरोजगारी की दर क्या है इस समय? ठीक है, कहां जवाब लोगों की नौकरी क्यों जा रही, महंगाई क्यों इतनी बढ़ी हुई है? आप जब विपक्ष में थे तो यही महंगाई की बात करते थे। जब पेट्रोल 50 रुपए हो जाता था तो स्मृति ईरानी जी सड़क पर पूरा लेकर घूमती थी सिलेंडर। धनंजय जी को जवाब देने दीजिए। ये आपकी चिंता की बात नहीं। आप जो है मोदी जी का रासो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धनंजय जी को जवाब देने दीजिए। इकबाल साहब, दुष्यंत ने आगे कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देश की सूरत बदलने का जो स्तुत्य प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप क्या चाहते हैं? जब कोरोना जैसी महामारी आई, पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, लोग रोते रोते चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। वो दूसरी गजल है। चलिए ठीक है, गजल अपनी जगह है। देखिए, गजल में शायर का एक तसव्वुर होता है, लेकिन यहाँ हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यहाँ हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुशायरा नहीं कर रहे। माफ कीजिए, मुशायरा नहीं हो रहा। चलिए धनंजय जी बताइए। जब वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में आई, जब वैश्विक महामारी पूरी दुनिया तब नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे आप। जब आ रही थी राहुल गांधी कह रहे थे बीमारी आ रही तो आप नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे। तब विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है इनके परेशानी की गांव गरीब किसान को अन्न न मिले। देखिए ये गांव ये गांवों के लोग, किसान को डीजल 100 रुपए मिले, ये परेशानी नहीं है। हताश है। एक तरफ आप डीजल 90 रुपए का मिले, किसान को इससे दिक्कत नहीं है। अरे आंकड़ों पे बात करो भाई। 90 रुपए का डीजल दे रहे हो ना किसान को, एकदम नहीं तो आप मुद्दे पे जवाब नहीं दे रहे हो। आप बताओ पेट्रोल की महंगाई क्यों है इतनी? पेट्रोल की महंगाई बताओ क्यों है इतनी? सुप्रीम कोर्ट डीजल की महंगाई क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी मुद्दे पर जवाब दो ना। धनंजय जी रदीफ एक सवाल मेरा है, मैं बात कर लूं, एक सवाल मेरा। धनंजय जी एक सवाल मेरा है। रदीफ काफिया मीटर में आपसे बेहतर समझा सकता हूं, और पहले तमीज से बात करिए। यही मैं कह रहा हूं, उसके चक्कर में मत पड़िए। आंकड़े बताइए, वो आपका और हमारा विषय नहीं है। बताइए कि आप सही जगह पे आए हैं, क्यों गिरा दिया आपने? आप सही जगह पर आए हैं आप, और मैं सारे आंकड़े बता सकता हूं आपको। यही मैं कह रहा हूं, आप बताइए कि इस देश में 90 रुपए का डीजल क्यों किसान खरीद रहा है? मैं आऊंगा आपके पास। डीजल क्यों 90 रुपए में खरीद रहा है बताएंगे आप? कुछ बता रहे हैं। और इस देश आटा क्यों है आज 44 रुपए किलो? बताइए। देश की जनता ने दाल क्यों 150 रुपए है? बताइए कि आप आटा 200 रुपए कुलदीप जी क्यों है? बताइए। उसका दाता कौन है? इस देश को आगे मैं आऊंगा धनंजय जी, आपके पास आऊंगा। पंकज जी आपके पास आऊंगा, एक सवाल लेकर आऊंगा। इस देश शांत रहिए। मोदी जी कुलदीप जी जवाब दे रही है। कुलदीप जी इकबाल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। देखिए इकबाल जी, आपने पूरी डिबेट में मुझे मात्र 1 मिनट मौका दिया। नहीं अब आप बोलिए। में तो ठीक नहीं है इस तरह से। तो आप सारा मौका भाजपा वालों को दे दो, फिर हम लोग फिर डिबेट में हम लोग क्यों बुलाते हो? नहीं आप बताइए, अभी है टाइम, बताइए आप। देखिए जिस तरह से आज इस देश में मोदी सरकार भागने का काम कर रही है, डिग्री की बात करें डिग्री से भाग जाते, जेपीसी की बात करें जेपीसी से भाग जाते, अडानी की बात करें अडानी से भाग जाते, रोजगार की बात करें रोजगार से भाग जाते, हम किसी की बात करें मुझसे भाग जाती है। अरे आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप पिछले 9 सालों से देश की सत्ता में हो और आपके राज में आपने अडानी के साथ मिलकर इस देश की एलआईसी को लूटा। आपकी सरकार ने 87,000 करोड़ रुपए एलआईसी का अडानी कंपनी में लगवाया, और आज जिस प्रकार से आपने पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर हर चीज अडानी को देने का काम किया, ये देश आपसे सवाल पूछ रहा है। आप बताइए, आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? दूसरी बात ये
इकबाल साहब, आज देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं और उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से देश को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। नोटबंदी जैसा कदम बिना सोचे समझे उठा दिया गया तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लोगों का रोजगार चलेगा। तो डिग्री तो उन्होंने बहुत पहले दिखा दी थी। सरकार को कोई परवाह नहीं है। कहां दिखाई? अभी तो नहीं दिखाई। आपने देखी होगी, हमने तो नहीं देखी। किसको दिखाई? हमने तो नहीं दिखाई डिग्री आज तक। ना तो प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ने वाला एक मित्र मिला, ना वहां की यूनिवर्सिटी में कोई मिला, ना दूसरा कोई स्टूडेंट मिला जिन्हें पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्हें वो किया हो। कोई नहीं मिला आज तक। बताइए, आपको मिला हो तो बताइए। और दूसरी बात ये, जब सरकार पूछते हैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी जाती है कोर्ट, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी दिखाई थी। ठीक है धनंजय जी, इसका जवाब दे देंगे। नहीं, वो डिग्री पे नहीं बोलते। ऐसा है, डिग्री पे नहीं। पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनके कानून मंत्री फर्जी डिग्री के केस में मंत्रालय जा चुका है उनका, और उसको अभी उनके सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जानता हूं कि सही है, और जब जांच हुआ बिहार की यूनिवर्सिटी से ही फर्जी डिग्री थी और वो जेल जा चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं। सदस्यता भी जाएगी, बता देता हूं आपको। और फर्जी डिग्री में सदस्यता भी जाएगी। अरे आपके 1 दर्जन लोग जेल में, भाई 1 दर्जन लोग जेल में हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय है आप, भ्रष्टाचार का पर्याय है आप इस देश का पाप है, आप भ्रष्टाचार के पर्याय है, आप पर्याय है भ्रष्टाचार का। आप दारू के नाम पर घोटाला, शिक्षा के नाम पर घोटाला, दंगे से लेकर के हर चीज में शामिल है। प्रधानमंत्री जी की सदस्यता जाएगी और इस देश को, जिसका 1 दर्जन लोग जेल में है, वैसा आदमी कह रहा है। इस देश का नेतृत्व एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, और एक तरफ फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हो, पता है सदस्य जाएगी, आपको पता है। देश का नेतृत्व, इस देश जाएगी डिग्री, आपसे त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली तबाही मांग रही है कि प्रभु बख्श दीजिए, और बहुत जल्दी अरे देश तो रोजगार मांग रहा है जाने की, देश तो स्मार्ट सिटी मांग रहा है। आपके सरबराह लोग इंतजार कर रहे हैं। इस घोटाले में जितने शामिल हैं सब जाएंगे, तभी आप जाके मांग रहे हैं। मोदी सरकार तो डीजल और दारू करते रह जाइएगा। जो घोटाले आपने किए हैं, आम आदमी पार्टी ने हाला के नाम पर किया है घोटाला, जेल जाने की तैयारी रहनी पड़ेगी, जेल जाने की करनी है तैयारी। अब आने वाली है बहुत जल्दी आपकी भी बारी, आप घबराइए नहीं, आ रही है बहुत जल्दी आपकी भी बारी। डिग्री तो दिखानी पड़ेगी, डिग्री दिखानी पड़ेगी। के लिए कौन गद्दार है, देश का कौन गद्दार है, देश को पता है। मैं बात करने जाएगी, 1 दर्जन। अरे फर्जी डिग्री वालों, ठीक है, अरे फर्जी डिग्री वालों, आपका कानून मंत्री जेल गया फर्जी डिग्री के चक्कर में घूमते हैं। प्रधानमंत्री जी जाएंगे, बता देता हूं आज। अगर जांच हो गई तो प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा घूमते हैं क्यों? तो रॉबर्ट वाड्रा जिम्मेदार है, रॉबर्ट वाड्रा की फोटो है, तो रॉबर्ट वाड्रा बताइए। अरे जेपीसी बनवाओ, जेपीसी बनवाओ। क्यों बढ़ते हो जेपीसी बनाने से? अगर अडानी के अच्छा धनंजय जी जो विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष जितने भी सवाल उठाता है, 1 मिनट मैं आऊंगा कुलदीप जी आपके पास। विपक्ष जितने भी सवाल उठाते हैं, जो अभी पंकज जी भी उठा रहे थे, किशोर जी ने भी उठाया और अविनाश जी ने भी उठाया, सभी ने मिलकर एक सवाल उठाया। मैं एक सवाल को थोड़ा छोटा कर देता हूं। उन्होंने तो बहुत सारी बातें उसमें रखी। क्या आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है इस देश में? दुनिया में बढ़ी है, दुनिया में नहीं, मैं धनंजय जी से ऐसा है कि यहाँ की बात करोगे, अमेरिका की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात। अरे आप उनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। दुनिया के ठीक है कुलदीप जी जवाब देंगे। सबको पता है, सबको पता है। देखिए जवाब की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, यानी कि सवाल ही झूठा है। जब जवाब ही सबको पता है तो सवाल ही झूठा है। आपको झूठा बता दिया, बताइए क्या करोगे इनका, इन भक्तों का आप कुछ नहीं कर सकते। जवाब सबको पता है तो सवाल ही झूठा नहीं, मुझे नहीं पता। जमहूरियत में जवाब जनता देती है और जनता जानती है। अरे उर्दू का शब्द निकल जाओ, भाजपा ने निकाल देंगे जमहूरियत। पता है कि कौन क्या कर रहा है। जरा मैं ऐड कर लेता हूं एक सवाल। जो लोग जो इस देश में जो लोग आए थे, जो नवेली पार्टियां बनी थी कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, उसके जिस अन्ना के आंदोलन से मेरा सवाल गलत लोगों को सेलेक्ट कर दिया। दिल्ली भी कह रही गलत लोग, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार मोदी सरकार, और इनको खत्म करने वाली है। केवल मुंह बोला भाई अडानी, उसके साथ सब कुछ दे दिया। श्रीलंका से विंड का प्रोजेक्ट दिला दिया,
बांग्लादेश से प्रोजेक्ट दिला दिए, देश का एयरपोर्ट दे दिया। अरे देश चुनाव का में पोर्ट याद आ दे जाएगी दिया, आपकी नानी, LIC दे क्योंकि दिया, इस देश की सेल जनता दे जानती दिया, है सब कि कुछ दे कौन दिया। उनके दाना पानी के लिए सही है। ठीक है, कौन किशोर जी। उनका सरबराह है, पैसा भी कौन दे दिया, मुफ्त में उनके अब तो साथ पीएफ का चलने के पैसा भी लिए। दे दिया। किशोर जी को बोलने एक मिनट में और बोल क्या लेता दोगे हूं, अडानी एक को? मिनट। थोड़ा ऐड कर लेता हूं धनंजय जी। धनंजय जी किशोर जी को एक बोलिए। मिनट, देखो अविनाश जी, कुलदीप और पंकज और मैं सारे के सारे धनंजय के पीछे पड़ गए। लेकिन धनंजय जी एक बात तुम मान लो अब कि ये डिग्री वाला मामला भी किरकिरी कर रहा है, तो अडानी तो लेके डूबेगा। बहुत ज्यादा अडानी से प्यार करने से देखो हम करप्ट है सारे के सारे। चलो हाँ, आपने तो चारित्र की बात की थी, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, तो आपको तो जवाबदेही बहुत बनती है ना, आपकी जवाबदेही बनती है। अरे हुजूर, आप तो डूब चुके हैं, आप तो डूबे हुए हैं, आप दूसरे को बताने आ रहे हैं, आप तो खुद डूबे हुए हैं। अरे क्या बात है। आपको तो आप जनता ही दिखा बोल बताएगी। रहे हैं कि किस कमीशन तरीके के सहारे निकले, किस तरीके के सहारे निकले, और जिस तरीके के सहारे आप जा रहे हैं उनका भी आपका साथ नहीं दे रहा। चलिए। आपका दुख समझता हूँ, आपका दुख समझता हूँ, इनका भी आपका दुख समझता हूँ मैं। सबका अपना अपना, चलिए सबका विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता की बात हो रही है धनंजय जी, विपक्षी एकता की बात हो रही है। ठीक है किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी, कुलदीप जी और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्षी एकता की यहाँ पर बात हो रही थी, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इस तरह से अगर विपक्षी एकता में बिखराव हुए, अगर बयानबाजी के स्तर पर भी बिखराव हुए, तो क्या 2024 तक क्या सूरत बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल हवा किस तरफ चलेगी 2024 में अभी थोड़ा टाइम है। विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल तब तक बना रहेगा। आज के लिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।